मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम शीत युद्ध के विकास के विभिन्न चरण पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने शीत युद्ध के विकास की प्रारंभिक कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा की और विद्वान इसे चरणबद्ध तरीके से बताते हैं। तो उसमें हमने प्रथम चरण देखा, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। आज हम शीत युद्ध के विकास की चौथे चरण की चर्चा करेंगे, जिसमें वो काल है 1963 से लेकर 1979 तक। इस चौथे चरण में दोनों महाशक्तियों के बीच में तनाव शैथिल्य आरंभ हो गया, जिसको देतांत कहा जाता है, एक फ्रांसीसी शब्द है। तो तनाव शैथिल्य की घटनाएं यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कुछ छुट-फुट प्रतिद्वंद्विता चलती रहती है और इस शीत युद्ध की शिथिलता की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, जिसमें एक है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। क्यूबा संकट के बाद दोनों महाशक्तियों ने महसूस किया कि यदि उन्होंने आपस में टकराव रोकने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए, तो महायुद्ध कभी भी छिड़ सकता है। और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में 23 जुलाई 1963 को मॉस्को में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन ने वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और समुद्र में परमाणु परीक्षण का प्रतिबंध नाम की इस संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद चीन, फ्रांस और अन्य कुछ राष्ट्रों को छोड़कर करीब 100 से अधिक देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। हॉटलाइन समझौता 1963 में क्रेमलिन मॉस्को तथा व्हाइट हाउस वाशिंगटन के बीच में हॉटलाइन के जरिए सीधा संपर्क स्थापित करने का समझौता हुआ। इस सीधे संपर्क का उद्देश्य यह था कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या द्विपक्षीय संकट के दौरान महाशक्तियों में कोई भूल हो जाए, आकस्मिक दुर्घटना या गलतफहमी के कारण कोई टकराव हो जाए तो उसको टाला जा सके। इसके द्वारा दोनों देशों के जो शासनाध्यक्ष थे वो सीधे संपर्क करके संकट को हल कर सकते थे, उसका निवारण कर सकते थे। तो ये एक हॉटलाइन समझौता उनके बीच में हुआ। परमाणु अस्त्र प्रसार रोक संधि, एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 1968 में सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने अन्य देशों के साथ परमाणु अस्त्र प्रसार निरोध संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के अनुसार अन्य देशों के द्वारा परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करेंगे देश, महाशक्तियाँ, और इसका उद्देश्य था परमाणु अस्त्रों की होड़ को रोक करके तनाव को कम करना। एक है इसमें मॉस्को बॉन समझौता 1970। सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी के बीच में समझौता हुआ और इस समझौते के द्वारा दोनों देशों ने यथास्थिति को स्वीकार किया और एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रयोग न करने का निर्णय लिया। इससे दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध का तनाव काफ़ी कम हुआ। मॉस्को बॉन समझौते के अलावा एक बर्लिन समझौता भी हुआ, जो 3 सितंबर 1971 में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस के बीच में करीब 18 महीने की लंबी बातचीत के बाद बर्लिन में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और इसके अंतर्गत पश्चिमी बर्लिन के निवासियों को पूर्वी बर्लिन और पूर्वी जर्मनी आने की इसमें अनुमति की व्यवस्था की थी। हमने पहले पढ़ा था बर्लिन की दीवार हो गई थी, उसमें 2 जर्मनी का हो गया था। तो इसमें इस समझौते के द्वारा ये हुआ कि वो आपस में आने जाने की व्यवस्था इसमें हो गई। इसके पहले ये रोक थी। तो बर्लिन समस्या का ये हल खोजकर तनाव कम किया गया। 2 जर्मन राज्यों का सिद्धांत 8 नवंबर 1972 को पश्चिमी जर्मनी की राजधानी बोन में 2 जर्मन राज्यों का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया और इस समझौते में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में एक संधि हुई और इन दोनों देशों ने 1973 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता इनको मिली
और इस मसले पर सुरक्षा परिषद ने दोनों महाशक्तियों ने न तो कोई आपत्ति दर्ज की और न ही कोई वीटो का प्रयोग किया। तो ये भी तनाव कम करने का एक प्रयास हुआ। इसके अलावा यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ 3 जुलाई 1973 को फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में। यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग सम्मेलन हुआ, जिसमें जेनेवा में ये सम्मेलन 17 सितंबर 1973 से 21 जुलाई 1975 तक जारी रहा और 1 अगस्त 1975 में ये हेलसिंकी में समाप्त हुआ। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था यूरोपीय देशों में आपसी संबंध सुधारना और उन्हें सुदृढ़ करना, यूरोप में शांति, न्याय, सहयोग को बढ़ाना था। तो इस सम्मेलन में कुछ सिद्धांतों की घोषणा हुई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, न्याय की स्थापना करना। तो ये एक बात। और दूसरी, राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, समस्त राज्यों में सार्वभौमिक समानता का आदर करना, शक्ति का प्रयोग, उसके प्रयोग की धमकी न देना, सीमाओं का उल्लंघन न करना, राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता में विश्वास, राज्यों के आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अकेले या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप न करना। तो ये कुछ इस सुरक्षा सम्मेलन में कुछ समझौते हुए। इसके अलावा एक घटना इसमें हिंद चीन का संघर्ष है। शीत युद्ध के इस चौथे चरण में हिंद चीन में संघर्ष ने भीषण रूप ले लिया और कम से कम कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत होता था कि विश्व शांति को सबसे बड़ा संकट इसी क्षेत्र से है। 1965 में अमेरिकी सलाहकारों ने युद्धरत विदेशी सैनिकों का रूप ले लिया था और आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों से सज्जित होने के बावजूद उन्हें मुक्ति सैनिकों के हाथों में लगातार मुँह खानी पड़ी थी। 1968 में टॉमकिन की खाड़ी कांड के बाद अमेरिकी युद्ध संचालन निरंतर बर्बर होता चला गया और प्रतिपक्ष जो था उसने भी जवाबी हमलों से क्रूरता बढ़ाई। तो ये एक तनाव की स्थिति इस काल में हुई। इसके अलावा चौथे चरण में महाशक्तियों में कुछ छुटपुट टकराव और प्रतिद्वंद्विता वाली कुछ घटनाएं, जिसमें भारत पाक युद्ध हुआ। 65 और 71 के युद्ध होते हैं भारत और पाकिस्तान में। इसमें अमेरिका और चाइना का समर्थन पाकिस्तान को था। 71 में हमने फिर भारत ने रूस से मैत्री संधि की थी। पश्चिमी एशिया में भी इसी प्रकार इनका आपस में टकराहट की स्थिति रही, जो 78 में अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर की पहल पर इजराइल और मिस्र में कैंप डेविड समझौता हुआ। तो ये कुछ छुटपुट घटनाएं इसमें तनाव की भी रही हैं। तो ये शीत युद्ध के 4 चरण बताए हैं। कुछ किताबों में 5 चरण भी बताते हैं। तो वो हॉल और फॉन्टेन जो उसको शीत युद्ध को 1917 से शुरुआत मानते हैं, उसके आधार पर वो क्लासिफिकेशन इस प्रकार का है। बहुत से विद्वान उसको फुलटन भाषण से शीत युद्ध की शुरुआत मानते हैं, उस आधार पर ये 4 चरण हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस शीत युद्ध का क्या विश्व राजनीति पर प्रभाव पड़ा, इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड वार। तो हमने शीत युद्ध के विकास के क्रम में विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया। उस घटनाक्रम के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अनेक प्रभाव पड़े हैं। तो उसमें एक प्रभाव है भय और संदेह का वातावरण, अर्थात महाशक्तियों के आपसी टकराव के कारण विश्व समुदाय के जो देश थे वो एक दूसरे के प्रति निरंतर भय और संदेह का वातावरण उनमें बना रहा और इस प्रतिकूल वातावरण ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सहयोग और विश्वास उत्पन्न करने में अनेक बाधाएं उत्पन्न की। दूसरा, शस्त्रों की होड़ और निशस्त्रीकरण की असफलता। शीत युद्ध के कारण अधिकांश देशों ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए
विभिन्न घातक शस्त्र अस्त्रों के भंडार भरने प्रारंभ कर दिए और इसके परिणाम स्वरूप इन शस्त्र अस्त्रों के निर्माण में अपार खर्चा करने का ये परिणाम हुआ कि इन देशों के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के संपादन में प्रतिकूल असर पड़ा और इन शस्त्र अस्त्रों के भंडारण से शस्त्रों की होड़ से निशस्त्रीकरण के प्रयास विफल हो गए। एक ये दुष्प्रभाव पड़ा। सैनिक और प्रादेशिक संगठनों का गठन हुआ। शीत युद्ध के प्रारंभिक काल में गरीब मुल्कों ने महाशक्तियों द्वारा प्रवर्तित सैनिक और प्रादेशिक संगठनों जैसे नाटो है, सीटो है, शेंटो है, वार्सा पैक्ट में शामिल होकर अपनी सुरक्षा की छतरी चाही। ऐसे ही इन संगठनों के अलावा एक प्रभाव विश्व का दो गुटों में विभाजन और गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ हुआ। शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो गुट स्थापित हुए। इधर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक पश्चिमी गुट था और सोवियत रूस के नेतृत्व में अपना एक अलग गुट था। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है दो गुटों में बट गया। इन गुटों के नेता अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक दूसरे की आड़ में शासन चलाते रहे। प्रारंभ में भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया ने महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा में किसी एक की तरफदारी करने से साफ इनकार कर दिया और गुट निरपेक्ष नीति अपनाई, स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई और बाद में तीसरी दुनिया के अनेक देशों ने इस गुट निरपेक्ष आंदोलन को ज्वाइन किया। एक प्रभाव है संयुक्त राष्ट्र संघ का अवमूल्यन। विश्व शांति और सुरक्षा के दृष्टिकोण से द्वितीय महायुद्ध बाद आपको मालूम है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा से उसके प्रभावशाली कार्यों में अनेक अड़ंगे उत्पन्न हुए। तो इस तरह से ये संगठन जो है राजनीति का अखाड़ा बन गया और दोनों महाशक्तियों ने अपनी हठधर्मिता के कारण वीटो का दुरुपयोग किया। अमेरिका ने चीन, वियतनाम द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता पाने के सवाल पर वीटो का इस्तेमाल किया। उसके प्रवेश में अनेक सालों तक अड़ंगा लगाए रखा। एक और प्रभाव शीत युद्ध का अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता का पड़ा है। विश्व के अनेक भागों में अपने अपने राजनीतिक आर्थिक स्वार्थों के कारण महाशक्तियों ने परोक्ष और अप्रोक्ष हस्तक्षेप के द्वारा वहाँ की जो मौजूदा सरकार हैं उनको बदलने का असफल और सफल प्रयास किए, जिससे उन देशों में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा हुई। शीत युद्ध के प्रभाव के बारे में एक विद्वान है इसाक डॉयशर, उन्होंने अपनी एक टिप्पणी की है। वही उन्होंने लिखा है कि जैसा अक्सर ऐसे सैद्धांतिक निष्कर्षों में होता है, कोई भी पक्ष ये नहीं देख सकता कि विवाद भविष्य में क्या रूप लेगा, विपक्ष की या स्वयं अपनी स्थिति क्या होगी। इसी कारण शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप सोवियत आर्थिक नीतियों में लचीलापन, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के प्रति उनका आग्रह, सोवियत चीन विग्रह देखने को मिले। कहने का मतलब ये है कि शीत युद्ध के काल में न केवल दोनों महाशक्तियों के बीच में तनावपूर्ण संबंध रहे, बल्कि वैश्विक राजनीति को भी के वातावरण को भी इन्होंने तनावपूर्ण बना दिया और उसकी विभिन्न घटनाएं हमने पढ़ी और शीत युद्ध के विभिन्न प्रभाव पढ़े। परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।